टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं कि जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है और ये संतुलन हमें प्रदान करता है योग। समत्वम योग उच्यते। वो योग सम की वो अवस्था है जो हमारे जीवन को दशा भी देती है और इसकी दिशा भी परिवर्तित कर सकती है। स्वास्थ्य के लिए योग का क्या महत्व है, किस तरह से लाभकारी है और कैसे योग के ज्ञान को अपनाकर आप सेहत के सभी समाधान प्राप्त कर सकते हैं, रोगों से बचाव कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी, डायरेक्टर मुक्षायतन योग संस्थान। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं मोनालिसा दास, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर काशीनाथ समगंडी, डायरेक्टर मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योग। और किस तरह से योग क्रियाएं आप कर सकते हैं, किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं नीतू जी, योग शिक्षिका। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। योग से न सिर्फ जीवन को उत्तम बनाया जा सकता है बल्कि स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। आजकल जब बात हो रही है प्रिवेंटिव हेल्थ की, यानी रोगों से बचाव की, तो इसका भी एक मूल मंत्र है योग। योग के क्या लाभ हैं और कैसे वर्तमान स्थिति में आप इसे अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। शुरुआत करते हैं जानकारी की, एक रिपोर्ट देखते हैं और ये समझते हैं कि योग किस तरह से कार्य करता है और क्या महत्व है इसका हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। योग प्राचीन भारतीय ज्ञान है, जीवन जीने की कला है, स्वस्थ जीवन का विज्ञान है, या ये कहें कि जीवन दर्शन है। वर्तमान युग में स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ गए हैं, इसलिए आवश्यक है कि योग को अपने जीवन में सम्मिलित किया जाए। योग हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। योग में स्वास्थ्य का अर्थ न तो तन से है और न ही मन से। स्वास्थ्य का अर्थ है ऊर्जा के काम करने के तरीके से। यदि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा संतुलित रहती है और उसका पूर्ण प्रवाह रहता है, तो व्यक्ति का स्थूल शरीर और मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। योग करने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। नियमित रूप से योगिक क्रियाओं, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी है योग, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, अच्छी और गहरी नींद में सहायक है, मन शांत करने और एकाग्रता को बढ़ाने में उपयोगी है। योग बीमारियों से बचाव में सहायक है और स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है। योग की पद्धतियाँ इस रूप से गठित हुई हैं कि वे न सिर्फ शरीर के अलग अलग अंगों को शक्ति प्रदान करती है बल्कि शक्ति और अधिक बढ़ाती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन मिलता है। चिंता, तनाव और मनोरोग को दूर करने का सबसे उपयोगी व प्रभावशाली विकल्प है योग। इससे न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी शांत और संतुलित बनता है। आवश्यक है कि स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए योग को अपने जीवन में सम्मिलित किया जाए। योगी बने, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को उत्तम बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। योग एक संगीत की तरह है जो शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा के सद्भाव को एक साथ मिलाकर जीवन को एक सुर में पिरोता है। किस तरह से हम इसका लाभ ले सकते हैं, कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और जीवन को उत्तम बना सकते हैं, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे टोटल हेल्थ में। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं,
011 दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com। आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं, समझते हैं योग का क्या महत्व है और कैसे इसके माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी, कितनी आवश्यकता आपको लगती है वर्तमान युग में, जिसे बीमारियों का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा? कई तरह की जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, चिंता है, तनाव है और न जाने क्या क्या। ऐसे में कितना महत्व आप मानती हैं हम सभी के लिए कि योग अपने जीवन में अपनाएं, उसको अपनी दिनचर्या का भाग बनाएं, चाहे बच्चे हों, वयस्क हों या वृद्ध? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने किरण जी। और योग की तो मूल परिभाषा है, एक तो इतनी सुंदर परिभाषा आपने आरंभ में दी कि समत्वम योग उच्यते, और फिर योगः कर्मसु कौशलम, यानी वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, जो भी आप करना चाहते हैं, किसी भी आयु वर्ग से हैं, किसी भी जेंडर से हैं, किसी भी नेशनैलिटी से हैं, और जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एक बड़ा सुंदर सूत्र आता है, सूत्र यह है कि दुखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। मनुष्य किसी भी धरातल पे है, वो चाहता जीवन में एक ही चीज़ है, और वो ये कि मैं सुखी रहूं। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी होना चाहता है। फिर कहा गया पहला सुख निरोगी काया। पहले तो भाई ये शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा, उसके बिना ना तो हम योगी हो सकते हैं ना भोगी हो सकते हैं। तो अगर जीवन को भोगना चाहते हैं तो भी योग की राह पकड़नी होगी, अगर योग के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तब तो योग की राह पकड़नी ही पकड़नी होगी। आज के समय की यदि हम बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर आज पूरा विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है, और जितना श्रेय हमारे ऋषि मुनियों को जाता है जो युग युगांतर से कंदराओं में बैठकर साधना कर रहे थे, उतना ही श्रेय आज सत्ता में बैठे लोगों को भी जाता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नरेंद्र तब निकले थे और विश्व में उन्होंने योग का परचम लहराया, उन्हें विवेकानंद जी के नाम से जाना। एक नरेंद्र अब निकले हैं जिन्हें हम नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानते हैं। तो आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य रूप से कह लें या जीवन के किसी भी पड़ाव में योग को अपनी जीवन शैली का अंग बनाइए ताकि आप एक बेहतर जीवन जी सकें। जी डॉक्टर काशीनाथ, योग के जो सिद्धांत हैं उनको आम लोगों के लिए सरल भाषा में किस तरह समझाना चाहेंगे? कैसे हम ये जानें कि योग ही जीवन का आधार है, चाहे कोई जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें प्रोग्रेस करना चाहता है, स्वास्थ्य ठीक रखना चाहता है, या आज के युग में जीवन में संतुलन चाहता है? जी, जैसे अभी प्रतिष्ठा जी भी बोल रहे थे, जैसे और हमारे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अभी उनका एक आंकड़ा बोलता है कि पिछले 2 दशकों में जो जीवन शैली जन्य व्याधियां अधिक हो रहे हैं, बीमारियां अधिक हो रहा है। और ये अभी नहीं, हमारे शास्त्रों में भी ये बोल दिया है 5000 साल पहले ही, जैसे कि विषम स्वस्थवृत्तम एते रोगः तस्माद अपरः, यानी हर एक बीमारियों का कारण विषम स्वस्थवृत्त यानी बिगड़ी हुई जीवन शैली है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं, हर एक बीमारी के पीछे एक तनाव यानी स्ट्रेस एक ऐसा एक फैक्टर है जो हर एक बीमारियों को उत्पन्न करता है। और जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस आजकल कहाँ से उत्पन्न होता है? स्ट्रेस उत्पन्न होता है हमारे ऑक्यूपेशन से। सो ऑक्यूपेशन, आप जहां आप कार्यकलाप करते हैं वहां से ही स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, वही घर तक पहुंचता है और घर में कलेश उत्पन्न होना शुरू होता है। उसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए हम रोजाना जब भी हम दिनचर्या की बात करते हैं, दिनचर्या में हम योग को समागम करना है। क्योंकि अभी प्रतिष्ठा जी भी एक बता रहे थे कि मानव का उद्देश्य क्या है। मानव का उद्देश्य सुख का प्राप्ति। शास्त्र ये बोलता है कि जब भी हम कोई भी कार्यकलाप करते हैं, उस कार्यकलाप के पीछे एक कारण होता है सुख की प्राप्ति। लेकिन कोई भी कार्यकलाप ये जरूरी नहीं है वो सुख की प्राप्ति दे। वही कार्यकलाप जो सिद्धांत के आधार पे चलता है, जैसे कि हम बोलते हैं यतो धर्मः ततो जयः, जहां जहां धर्म होता है वहां विजय होता है। यहाँ धर्म का मतलब है सिद्धांत आधारित।
सो हम कॉमन योग प्रोटोकॉल, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो पूरा विश्व भर में जो कॉमन योग प्रोटोकॉल हम अभ्यास करते हैं वो भी सिद्धांत के अनुसार ही बनाया गया है। जैसे कि जब भी हम योग का लाभ उठाना है तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, सिद्धांत है, उसके सिद्धांत के अनुसार ही हम उसको अभ्यास कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि शुरुआत हम करना है लूजनिंग एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज के बाद, उसके बाद खड़े होकर आसनों का अभ्यास करना है, बैठकर उस अभ्यास करना है, प्रोन सीरीज, सुपाइन सीरीज आसनों का अभ्यास करना है, उसके पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करना है और धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करना है। इस तरह हम इस प्रक्रिया में हम जब अभ्यास करेंगे और इसको हम अपने दिनचर्या के अंग बनाएंगे, निश्चित रूप से ये आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को उत्पन्न करता है। उसके साथ साथ हम पूरा विश्व को स्वास्थ्य देख सकते हैं। जी मोनालिसा जी, आयुष मंत्रालय जिस तरह से कार्य कर रहा है, न सिर्फ योग बल्कि जो हमारी अन्य प्राचीन पद्धतियां हैं उनके लिए भी न सिर्फ भारत के स्तर पर बल्कि वैश्विक पटल पर एक अपनी पहचान दिलाना, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं देश में और अलग अलग देशों में। विदेश की बात की जाए, कैसे आप लोग पहुंच रहे हैं और किस तरह से योग को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम जारी है? अभी देखिए, जैसे पहले 20 साल में एक जनरेशन चेंज होता था। अभी सोसाइटी में इतना बदलाव आ गया है कि हर 5-7 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाता है। लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे नए टाइप्स के डिजीज़ेस आ रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस पूरे विश्व के सामने हैं और इसको अप्रोच करने के लिए पूरा एक इंटरनेशनल अप्रोच मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ले रखा है और इसीलिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। सारे इनिशिएटिव्स तो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन कुछ मैं बताना चाहूँगी। जैसे हमारे बहुत सारे एम्बेसीज़ हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, हम उनके साथ कोलैबोरेट करके बहुत सारे योग रिलेटेड रिसर्च कोलैबोरेशन को आगे ले जाएं बाकी कंट्रीज़ के साथ। इसके संदर्भ में बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, जैसे कि कनाडा हो, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो, इटली हो, ऐसे टाइप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमने MOU साइन किए हैं स्पेसिफिकली योग के रिलेटेड। और बहुत सारी मिनिस्ट्री में आयुष इंफॉर्मेशन सेल है स्पेशली 39 कंट्रीज़ में, जिसमें हम इस योग का बेनिफिट जो है हम उसको डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको आगे स्प्रेड करके पूरा बाकी सारे पूरे वर्ल्ड के सारे लोग इससे बेनिफिट हो, इसके लिए भी हम सारे एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसको उसी के थ्रू हम लोगों को तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जो योग का लाभ है वो सभी तक पहुंच पाए, क्योंकि अब बात हो रही है सभी के लिए स्वास्थ्य की, सभी के विकास की। एक कॉलर है हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, फोन लाइन पर भास्कर जी हैं। भास्कर जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। आप सभी को ओम। शरीर में जो गांठें होती है उसके लिए हम कौन सा योग कर सकते हैं, यही जानकारी मुझे चाहिए। सवाल दोहराएंगे भास्कर जी? आप सभी को ओम। मेरा सवाल है, प्रश्न है कि शरीर में जो गांठें होती है उसके लिए हम कौन सा योग कर सकते हैं? जी आचार्य प्रतिष्ठा, अगर शरीर में गांठें हैं तो कोई विशेष क्रियाएं जो लाभकारी होंगी? देखिए, एक बहुत प्यारा सूत्र है कि सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल है। और हमारे शरीर में जो क्लॉट्स हो जाते हैं, जो गांठें बन जाती हैं, उनके लिए सर्वोत्तम होता है कि हम पवन मुक्त क्रियाओं का अभ्यास करें और साथ में प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। जैसे जैसे आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे आज सरल भाषा में उसके प्रारंभिक स्टेप्स को हम अनुलोम विलोम या सुखपूर्वक प्राणायाम के नाम से जानते हैं, इसका अभ्यास करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर के टॉक्सिन्स नेचुरली निकलने शुरू हो जाएंगे और फिर आपकी जो गांठें बनी हुई हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ अपने शरीर को 20 मिनट सूर्य की किरणों में ज़रूर रखें, तनाव मुक्त रहें, नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करें। तनाव चाहे फिर वो शरीर का है चाहे वो मानसिक तनाव है, वो भी हमारे शरीर में गांठों का निर्माण करता है। तो प्राणायाम का नियमित अभ्यास रेगुलरली करते रहिए, उससे निश्चित रूप से आराम मिलेगा। और आहार, सात्विक आहार लें ताकि भीतर से भी शुद्धिकरण होता रहे। जी, और सूर्य की किरणों में रहना जितना आवश्यक है, शायद इसीलिए योग में
सूर्य नमस्कार का विशेष महत्व बताया गया है, यानी सुबह जल्दी उठकर अगर आप कुछ समय सूर्य की रोशनी में बिताते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। नीतू जी हमारे साथ हैं। नीतू जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस तरह से किया जा सकता है, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। जी, सूर्य नमस्कार में हम बेसिकली 7 पोस्चर करते हैं और ये एक चक्र होता है जिसे आप निरंतर कर सकते हैं। इन आसनों का लाभ इस प्रकार से है कि ये शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाता है और जब आप मेरुदंड को आगे पीछे की तरफ झुकाते हैं तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। आप चाहें तो इसका अभ्यास, जो बिगनर्स हैं या जो शुरुआती हमारे साधक हैं, वो इस अभ्यास से पहले यानी सूर्य नमस्कार के कंप्लीट प्रोटोकॉल से पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं या फिर साधक चालन क्रियाओं का अभ्यास भी कर सकते हैं, जो हमारे जॉइंट्स और हमारे मसल्स को की मूवेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर सकता है। और इस अभ्यास को करने के दौरान आपको कुछ चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें और पहली बार जब आप ये अभ्यास सीखेंगे या करेंगे तो किसी के मार्गदर्शन या किसी योग एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में इसको करें। तो एक बार हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से सूर्य नमस्कार को करते हैं। तो आपको अपने स्थान पर खड़े हो जाना है। हम वैसे तो क्योंकि योग सभी के लिए है और सभी स्थितियों के लिए बन गया है, तो इसका मॉडिफिकेशन आजकल चेयर पे बैठ के भी हम लोग कराते हैं, बट हम एक प्योर प्रैक्टिस यहाँ पर सीखेंगे। तो आपको मैट के बिल्कुल आगे वाले भाग पर समस्थिति यानी अलर्ट पोजीशन में खड़े हो जाना है और पहला आसन आपका प्रणाम आसन रहेगा। तो श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को आपको पूरा खींचना है, एक बार शरीर को पूरा ऊपर की ओर तानेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियां जो मिली हुई है नमस्कार मुद्रा में छाती के उसके सामने ले आएंगे और एक बार आंखों को बंद कीजिए। अपनी बॉडी, माइंड और ब्रीदिंग के लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। प्रयास रहे कि योग का अभ्यास कर रहे हैं तो शरीर से ही आपका मन जुड़ा रहे और ये खूबसूरती है योग के अभ्यासों की कि ये शरीर और मन दोनों को एक साथ लेके चलता है। तो हम आगे स्टेप्स देखेंगे, आसन देखेंगे। यहीं से आपको श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचना है, हथेलियों को खोल देना है और हस्ततान आसन में शरीर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाते जाना है। कोई भी अभ्यास आप क्षमता अनुसार कीजिएगा। तीसरा जो आसन रहेगा पादहस्तासन, शरीर को वापस ले आइए और सांस को बाहर निकालते हुए जितना क्षमता है उतनी धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाइएगा। शरीर को बिल्कुल यानी सिर को बिल्कुल ढीला छोड़िएगा। अपने घुटनों को सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन यदि आपको कमर में कोई परेशानी है और घुटनों में ज़्यादा खिंचाव अनुभव हो रहा हो तो फिर आप इस आसन में घुटनों को थोड़ा सा मोड़ कर भी रख सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए आपको किसी भी एक पैर को पीछे ले जाना है। यहाँ मैं आपके राइट लेग को पीछे ले जाऊंगी। धीरे से घुटना जमीन पे जमाएंगे और सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे। आपको प्रयास करना है कि जितना हिप वाला भाग है या लोअर बैक वाला भाग है उसे आप नीचे की तरफ दबाएं ताकि आपको एक पेल्विक स्ट्रेच अच्छा मिल पाए। अगले अभ्यास के लिए आपको आगे वाले पैर को भी पीछे वाले पैर के पास ले जाना है। इसे हम पर्वत आसन के नाम से या फिर अधोमुख श्वान आसन के नाम से जानते हैं। प्रयास रहेगा कि आपकी एड़ियां जमीन पर रहें, कोहनियां और घुटने बिल्कुल सीधे रहें। धीरे से एड़ियों को उठाइए। अगले आसन के लिए संतुलन आसन और यहीं से साष्टांग नमस्कार में जाएंगे। घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पे लगाइएगा। भुजंगासन यानी अगले स्टेप के लिए पंजों को बाहर और आगे से छाती और ठोड़ी को ऊपर की ओर उठाएं। कमर को पीछे की ओर मोड़ने का अभ्यास। और अब यहीं से हम प्रीवियस पोस्चर्स को रिपीट करेंगे। पर्वतासन में जो पैर आप पीछे लेके गए थे वही पैर आप दोनों भुजाओं यानी दोनों हथेलियों के बीच में ले आइएगा। अश्व संचालन आसन। पीछे वाले पैर को भी आगे ले आइए। बिल्कुल सावधानी से आपको यह अभ्यास करना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस अभ्यास को करने से पहले कुछ आप सूक्ष्म क्रियाएं या चालन क्रियाओं का अभ्यास जरूर करें। श्वास भरें, धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। शरीर का संतुलन बनाते हुए आपको पीछे झुकना है और फिर अंतिम आसन वही प्रणाम आसन। जी धन्यवाद नीतू जी, विस्तार से आपने लाभ भी बताए हैं और ये भी बताया है कि किस प्रकार से सही
प्रक्रिया से किया जा सकता है सूर्य नमस्कार का अभ्यास? फिर लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर काशीनाथ, आपसे जान लें कि कौन से मुख्य रूप से रोग या बीमारियां हैं जिनमें बहुत अधिक लाभ आप देख रहे हैं योग के नियमित अभ्यास से, जिनका प्रभाव कम किया जा सकता है? जी, जैसे कि प्रतिष्ठा जी भी एक अच्छे से सूत्र बताए कि हर एक बीमारी का कारण क्या है। शास्त्र में एक अच्छे से और एक सूत्र आता है, रोगः सर्वे अपि मंदाग्नौ सुतराम उदराणी च। इसका मतलब है हर एक बीमारियों का उत्पन्न, कोई भी हो, कम्युनिकेबल डिसीजेस भी हो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हो, वो हर एक का कारण बनता है उदर यानी पेट से ही शुरू होता है। और मंदाग्नि यानी इंडाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म कमी हो, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन में जब भी कमी उत्पन्न होता है वो हर एक बीमारियों का कारण उत्पन्न करता है। और इवन अभी आजकल की जो रिसर्च भी यही बोलता है कि गट हेल्थ से ही हर एक चीज बनता है। गट हेल्थ आपका अच्छा है तो आपका नींद भी अच्छा रहेगा, गट हेल्थ आपका अच्छा रहे तो आपका इम्यूनिटी भी सही रहेगा। इसीलिए मैं बताएं कि हर एक व्यक्तियों का बीमारी, वो संक्रामिक बीमारी हो, गैर संक्रामिक बीमारी हो, हर एक का कारण पेट से उत्पन्न होता है। इसीलिए जब हम योग अभ्यास की बात करते हैं कि योग में हम शुरुआत, हम जैसे मैं पहले बताया कि हर एक सिद्धांतों के साथ ही हम करना है, उसमें हम पहले मुख्यतः हम ज्यादा स्कोप ज्यादा फोकस करते हैं हम आसनों पे। जब हम आसन की बात करते हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आगे झुककर करने वाला या कमर को घुमाते हुए यानी ट्विस्टिंग करते हुए, जब आगे झुक के करने वाला आसन, जैसे कि मान लीजिए अभी सूर्य नमस्कार में भी एक आसन आता है कि पर्वत आसन या पाद हस्तासन, बैठ के करने वालों में पश्चिमोत्तासन, और ट्विस्टिंग आसन जैसे कि हम बोलते हैं वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस तरह जब आसन जो अब्डोमिनल मसल को ट्विस्ट करता है, पेट पे वो दबाव करता है, वो हमेशा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है। उसमें एंजाइम सिक्रीशन हो सकता है या हार्मोनल सिक्रीशन होता है। जब आपका टोटल लिवर फंक्शन से लेके ऑल वाइटल ऑर्गन्स जो पेट में है, इट में भी पैंक्रिया हो सकता है, स्प्लीन हो सकता है, लिवर हो सकता है या आंते हो सकता है, इनमें जब चलन वलन शुरू हो जाएगा, सभी हार्मोनल सिक्रीशन जब एक्टिवेट हो गए, हर एक बीमारी नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। और स्पेशली देखिए आजकल का हम जब आंकड़े देखते हैं किस तरीके का बीमारियां ज्यादा है, ओबेसिटी, डायबिटीज, थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, और महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह के बीमारियां उत्पन्न होते हैं। उसका जड़ क्या है? वही डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। जिस व्यक्ति का इंडाइजेशन है और मेटाबॉलिज्म पूर है, इसी व्यक्तियों में ये बीमारियां उत्पन्न होता है। इसीलिए रोजाना 24 घंटे में 24 मिनट आप हर दिन सुबह काली पेट हम सूर्य नमस्कार से कुछ आसनों का अभ्यास करें और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास जब करेंगे, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकते हैं। ध्यान इसलिए करना है कि हर एक बीमारियों में स्ट्रेस इन्वॉल्व है। इस तरह हमारे जीवन शैली का अंग जब योग को बनाएंगे, हर एक गैर संक्रामिक व्याधि हो या संक्रामिक व्याधियों को हम अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। जी, जो हमारा प्राचीन ज्ञान योग है उसमें ये निहित है, यानी ये बताया गया है कि यदि व्यक्ति का पाचन ठीक नहीं है तो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। और अब मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसका प्रमाण दे रही है कि अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, गट ब्रेन एक्सेस की बात हो रही है, यानी अगर आप मानसिक रूप से समस्या में हैं तो आपका पाचन प्रभावित होगा, और अगर आपका पाचन ठीक नहीं है तो न सिर्फ शरीर की बल्कि मस्तिष्क और मन की भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अपने पाचन को ठीक रखना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी योगिक क्रिया कर रहे हैं उसे एक योग गुरु से सीखकर, एक योग शिक्षक के निर्देशन में ही करें। यहाँ वहाँ से देखकर जो नुस्खे अपनाए जाते हैं वो सेहत को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, शिमला से फोन लाइन पर राकेश जी हैं, उनका सवाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कुछ और जानकारी टोटल हेल्थ में योग के महत्व के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल।
अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार पीएम मोदी को रेड फोर्ट से स्वच्छता का संदेश देते सुना था। फिर स्कूल में टीचर से जाना क्यों स्वच्छता जरूरी है। आज स्वच्छता मेरी आदत है। इस नए भारत ने बचपन से ही स्वच्छता का कल्चर देखा है। यही अमृत पीढ़ी बनाएगी विकसित भारत। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। योग के महत्व के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर शिमला से कॉल कर रहे हैं। राकेश जी बहुत स्वागत, पूछिए सवाल। मेरा ये सवाल है कि जैसे आंखों की ज्योति की रोशनी के लिए कौन सा योग हम कर सकते हैं? जी प्रतिष्ठा जी, आंखों की रोशनी अगर कम हो रही है या उसको बरकरार रखना है तो क्या उपाय है? बिल्कुल, इसमें नियमित रूप से त्राटक की क्रियाओं का अभ्यास करें। कैसे करना है वो भी जान लेते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, अगर स्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए। ये तो नहीं कहेंगे कम्प्लीटली बंद कर दीजिए, बट अपना टाइम लिमिट कीजिए। और जब प्रयोग भी कर रहे हैं स्क्रीन का तो उसको आई लेवल पर रखकर और एक डिस्टेंस को मेंटेन करके स्क्रीन का प्रयोग करें। दिन में हर थोड़ी देर बाद अपनी आँखों को जितना हो सके उतना दूर देखिए, यानी स्क्रीन से हटा दीजिए, आसपास से जितना दूर देखें, और इस तरह से आँखों को कम से कम 30 सेकंड्स तक ब्लिंक करते रहें ताकि आपकी आँखों का जो नेचुरल लुब्रिकेशन है वो बना रहे, और फिर आँखों को बंद कर लीजिए। जब त्राटक का अभ्यास करें तो आप प्रातःकाल या सायकाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो रोशनी है वो सामने से ना पड़ के पीछे से पड़े। इस प्रकार से दाएं हाथ को सामने लाएंगे, दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए भाग पर अपनी आईबॉल्स को टिका देना और दाएं हाथ को दाईं ओर ले जाना। आईबॉल्स भी साथ में जाएंगी, गर्दन सीधी रहेगी, और फिर वापस आ जाना। आंखों को बंद कर लीजिएगा और इस ही प्रकार से बाएं हाथ को सामने फैलाकर बाईं ओर इस प्रक्रिया को दोहराना, हाथों को वापस ले आना। इसका अभ्यास आप 3 से 4 बार तक रिपीट कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में अपने हाथ को जितना हो सके आँख के नज़दीक लाना। कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो भी नज़र नहीं आती, बहुत पास होती है तो भी नज़र नहीं आती, यानी जहाँ तक ये क्लियरली विजिबल है वहाँ तक इसको पास लेकर आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर वापस ले जाना। इसको भी लगभग 3 बार रिपीट कर लेना। अगले अभ्यास में अपनी आईबॉल्स को टिप ऑफ द नोज पर लेकर आएं और एक बड़ा सा चक्र बनाएंगे अपनी आईबॉल्स से, नासाग्र पर लाकर फिर आंखों को बंद कर लेना और फिर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना, बड़ा चक्र बनाना, टिप ऑफ द नोज पर लाकर आंखों को बंद कर लेना। इसको भी आप 3 से 4 बार तक दोहरा सकते हैं। फिर से आंखों को ब्लिंक करेंगे, हाथों की कटोरी बनाकर उसको आंखों पर टिका देना, आंखों को बंद कर लेना, हथेलियों को हटा देना। ये त्राटक की क्रियाओं का अभ्यास अगर आप नियमित रूप से करते हैं, रात्रि में सोने से पहले दूध में थोड़ा सा शतावर डाल करके पीते हैं, स्क्रीन का यूज़ कम करते हैं, थोड़ी देर हरी घास पर नंगे पैर चलते हैं, तो निश्चित रूप से आंखों की रोशनी बेहतर होगी। जी, और स्क्रीन का यूज़ न सिर्फ जो बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी में बढ़ रहा है, युवाओं के लिए योग और किस तरह से लाभ दे सकता है ये भी आपसे जानेंगे। उससे पहले मोनालिसा जी, किस तरह से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में योग का इंटीग्रेशन कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं और कितना लाभ इससे होगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी को स्वास्थ्य समस्या होती है ऐसे में वो अस्पताल जाता है और शायद अगर अलग से उसको किसी योगा सेंटर जाना पड़े तो उतनी पेशेंस भी नहीं होती या उनको लगता है एक अंतिम विकल्प है। कितना महत्वपूर्ण है कि अगर अस्पतालों में जिस तरह से इंटीग्रेटिव मेडिसिन के डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, लाभ मिलेगा उन रोगियों को जो एलोपैथी से इलाज
इलाज भी ले रहे हैं और वहां पर योग की सहायता से भी इन समस्याओं को कम करने में उपयोगी पूरी जो प्रक्रिया है उसमें वो शामिल हो पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि योग का जो रेलेवेंस है वो डिजीज़ होने से पहले या फिर जो प्रारंभ में जो एक सिचुएशन होता है या फिर जो कुछ सिम्टम्स होते हैं उसको कम्बैट करने में, या फिर जो नॉर्मल ट्रीटमेंट जो मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू हो रहा है उस ट्रीटमेंट में जो रिकवरी फेज में होता है उसमें योग का जो रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे एम्स जितने जैसे हॉस्पिटल्स में योग का इंटीग्रेशन कर रखा है और बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी योग का इंटीग्रेशन हो रखा है, जिसमें हो सकता है इनिशियली कोई अगर आदमी वहाँ पहुँचता है और अपना प्रॉब्लम बताता है तो योग के इंटरवेंशन से ही वो सॉर्ट आउट हो जाए, या फिर कोई बहुत ही घातक बीमारी से कोई जा रहे हैं तो उनको भी रिकवरी फेज में जो मॉडर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर इवन सिद्धा यूनानी जो हमारे बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम हैं उसमें भी अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसके साथ साथ अगर योग का इंटरवेंशन हो तो उसका जो वो ज़्यादा और लाभदायक हो जाता है, उसको रिकवर करने में और नॉर्मल लाइफ में वापस आने में उसका बहुत फ़ायदामंद होता है। और गवर्नमेंट इसी के वजह से योग का इम्पैक्ट अलॉन्ग विथ अदर जो हमारा जो मेडिसिन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसके साथ बहुत सारा रिसर्च कर रहा है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं और इंटरनेशनल जर्नल्स में इसका पब्लिकेशन भी हुआ है। जी, और अब तो न सिर्फ जो सरकारी अस्पताल है उनके अलावा वेलनेस सेंटर्स पे भी आयुष पद्धतियों की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। जी, हमारे CGHS हॉस्पिटल्स में भी और वेलनेस सेंटर्स में भी योग का यूनिट्स हैं जिसमें लोग जाके वहाँ पे योग थेरेपी लेके अपना लाइफ और अपना लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ सुशील जी हैं, उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हेलो जी सुशील जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। मेरी उम्र 52 वर्ष है और 1 साल पहले मुझे हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कौन से आसन करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। प्रतिष्ठा जी, इसके अलावा दूसरी चीज कि पहले आसन करना चाहिए या प्राणायाम करना चाहिए। प्रतिष्ठा जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं इनके। हर्निया के लिए ऑपरेट हो चुके हैं, कौन से आसन या योगिक क्रियाएं ये कर सकते हैं। जी, इसमें स्थिति में पहले तो हम आपको यही कहेंगे कि आपके आसपास अगर कोई एक अच्छा योग केंद्र है तो वहाँ जाकर प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में अभ्यास करें, क्योंकि वैसे भी किसी भी ऑपरेशन के 6 महीने तक हम योगाभ्यास प्रेफर नहीं करते हैं। तो 6 महीने का रेस्ट अगर हो गया है तो अब आप अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए। हाँ, प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी, आपकी स्थिति को देखकर वो बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि ऑपरेट तो अब आप हो ही चुके हैं। दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि सीक्वेंस क्या है, तो निश्चित रूप से पहले हमें पवन मुक्त क्रियाएं जिन्हें कहते हैं या सूक्ष्म व्यायाम जिनको कहते हैं वो करने चाहिए ताकि शरीर वार्म अप हो जाए। फिर आसनों का अभ्यास करें। उसके उपरांत जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके सारे जॉइंट्स ओपन अप हो चुके हैं, पूरा बॉडी खुल चुका है, तो प्राणायाम का लाभ ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी किसी की शारीरिक स्थिति ऐसी है कि आसन का अभ्यास हो ही नहीं पाता, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि शरीर साथ ही नहीं दे रहा, तो फिर आप सीधा सूक्ष्म व्यायाम के बाद भी प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को देखा वो सोकर उठते ही बस बिस्तर पे बैठे बैठे प्राणायाम करने लगते हैं, वो हमको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा शरीर को स्ट्रेच करें, बेंड करें, ट्विस्ट करें, अपने जॉइंट्स को ओपन अप करें, फिर ही प्राणायाम का अभ्यास करें, तो उसका लाभ हमें निश्चित रूप से ज़्यादा मिलेगा। जी, डॉक्टर काशीनाथ, जब योग की बात आती है तो कहा जाता है कि होलिस्टिक अप्रोच है, न सिर्फ एक व्यायाम, न सिर्फ शरीर के लिए लाभ, बल्कि पूरे जीवन पर इसके लाभकारी प्रभाव देखे जा सकते हैं। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं, सुचिता है, कनिका है, दीप्ति हैं, उनका सवाल ये है कि योग का अगर कोई व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, कितने समय में ये माना जाए कि उसका लाभ आना शुरू हो जाएगा। जी, जैसे आप होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, ओनली जैसे कि हम योग को ही आप ले लीजिए, अब मान लीजिए यम नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि, हम इसको सूक्ष्मता से अब जब देखेंगे उससे
फिजिकल हेल्थ भी बनेगा, मेंटल हेल्थ भी बनेगा, सोशल हेल्थ भी मिलेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी मिलेगा। समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है जिसमें हम हर एक फैक्टर्स को, हर एक हेल्थ फेसेट्स को हम अचीव कर सकते हैं। योग अपने आप में होलिस्टिक हेल्थ हो सकता है। और दूसरी चीज है, जैसे हम बता रहे थे कि जैसे समग्र स्वास्थ्य की बात हम जब करते हैं, जैसे कि पहले आता है अब जैसे आसनों के बारे में। सो आसन हम क्यों अभ्यास करना है? आसनों से पूरा शारीरिक इन द सेंस फिजिकल हेल्थ, इट में भी लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियक सिस्टम हो या नर्वस सिस्टम हो, वो सभी एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट जब होगा, अल्टीमेटली आपका फिजिकल हेल्थ अपने आप उत्पन्न होना शुरू होगा। और एक रिसर्च बोलता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी आसन और स्ट्रेस में आपको उसका इंपैक्ट देखना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस भी इंपैक्ट मिल सकते हैं। जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम आप जब करेंगे 9 बार जब हम करेंगे, उसको इंस्टेंटेनियसली आपको शरीर में, स्पेशली मस्तिष्क में EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो बोलते हैं, उसमें अल्फा, थीटा और गामा जो वेव्स है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस उत्पन्न हो जाते हैं। सो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट भी है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप देखना चाहते हो तो एटलीस्ट रिसर्च भी बोलता है कि जैसे आप एटलीस्ट 3 हफ्ते यानी एटलीस्ट 3 वीक्स व्हेन यू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस योग, तब धीरे धीरे वो आपका शरीर में आत्मसात होगा। आत्मसात होने के बाद उसका प्रभाव उत्पन्न होना शुरू होता है। इसलिए देखिए, जब योग का शास्त्र लिखने से पहले पहला सूत्र आता है अतः योगानुशासनम। योगानुशासन का मतलब है कि यू शुड हैव डिसिप्लिन इन ईच एंड एवरी प्रैक्टिसेस। और डिसिप्लिन का मतलब है खाली एक दिन करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है वो अनवरत रहे। जब आप कंटिन्यूअसली योग अभ्यास निरंतर आप जब करेंगे, एटलीस्ट 3 वीक तक आप जब करना शुरू करेंगे, वो शरीर में आत्मसात होना उत्पन्न होगा। जब ये शरीर में आत्मसात होगा तब शारीरिक चेंजेस भी आपको दिखने में आएंगे और मानसिक चेंजेस भी दिखने शुरू होंगे। सो आसनों से आपको प्रभाव शरीर पे मिलना है तो लगभग आप मान लीजिए 3 हफ्ते तक लगातार करना है। उसके साथ साथ प्राणायाम हम जोड़ेंगे तब तुरंत आपको उसका राहत मिलना और उसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। जी, और इसके लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो ये विधि हैं या योगिक क्रियाएं हैं, इनका अभ्यास सही तरीके से करें। आशु हैं फिलहाल ग्वालियर से हमारे साथ फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। जी मैम, सबको नमस्कार। नमस्कार। मुझे क्या है, लंग्स में मैम क्रॉनिक क्लॉटिंग का इशू है, सीटेफ है, क्रॉनिक एम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और पैर में मैम पहले डीवीटी था जी। तो उसी के लिए क्लॉट्स का नहीं बने जिससे आगे, तो उसके लिए क्या अपना कर सकते हैं? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग का मुझे इश्यू है, हाथ पैर भी सो जाते हैं और ये काफी रहता है, तो क्या योगासन कर सकते हैं? क्या खाने में चेंजेस कर सकते हैं? प्रतिष्ठा जी, देखिए इस स्थिति में पहली चीज़ तो जितना आप कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं, कंफर्टेबल यानी हमें अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी, शरीर को एग्जॉस्ट नहीं करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जितना कंफर्टेबल वॉक कर सकते हैं वो करें। दूसरा काम, नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें, पर प्राणायाम में भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, बहुत रिग्रेस, चाहे फिर वो कपालभाति है या कोई भी रिग्रेस प्राणायाम ना करें। तीसरा काम, आप सेमी लिक्विड डाइट लें, बहुत गरिष्ठ भोजन को अपनी डाइट से कट ऑफ कर दीजिए, तला हुआ खाना, जंक फूड खाना, जितना हो सके सेमी लिक्विड। और ये तो मौसम बहुत अच्छा है, प्रकृति ने हमें वाटर वाले फ्रूट्स दिए हैं, माँ प्रकृति जो भी मौसम होता है उसके अनुसार बेस्ट चीज़ हमको देती है। तो इस वक्त आप सत्तू का सेवन करें, इस वक्त आप वाटरमेलन का सेवन करें, इस वक्त आप लेमन का सेवन करें, तो जो भी लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं उसको लें। और रात्रि में सोने से पहले थोड़ी देर योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें, ताकि हमारा जो पूरा शरीर है उसकी जो सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल है वो जागृत हो और भीतर से भी हीलिंग होना आवश्यक है। जी नीतू जी, आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, अधिकतर लोगों के डेस्क जॉब है और बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं। ऐसे में शरीर के जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। कोई ऐसे स्ट्रेचेस जो आसानी से किए जा सकते हैं और कभी भी कहीं भी किए जा सकते हैं, बताना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और जैसा कि हम कहते हैं कि योग जो है शरीर और मन दोनों को फ्लेक्सिबल बनाता है, तो आज के समय में योग खुद को भी बहुत फ्लेक्सिबल बना चुका है। और हम ये छूट देते हैं कि आप जहाँ हैं, जैसे भी स्थिति में हैं, योग के कुछ अभ्यास करते रहिए, ताकि आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका नर्वस सिस्टम और आपकी बॉडी हेल्दी रह सके। तो यहाँ पर हम 3 पोस्चर्स को एक साथ ले रहे हैं, एक कंप्लीट प्रोटोकॉल ले रहे हैं।
इसकी खूबसूरती ये रहेगी कि मैं खड़े होकर दिखाऊंगी आपको ये पोस्चर्स, बट आप चाहे सोफे पे बैठे हैं, चाहे आप चेयर पे बैठे हैं या लंबे समय के लिए अपने वर्किंग स्टाइल पे बैठे हैं, आप वहाँ पर भी ये स्ट्रेचेस कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। बस ध्यान थोड़ा ये रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद इसे मत कीजिएगा, लेकिन आप प्रयास करें कि हर 4 से 5 घंटे में आप ये स्ट्रेचेस करते रहें। तो हम स्टार्टिंग करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर से। टीटी के नाम छोटा सा हमने इसको दे दिया है। टीटी के रिप्रेजेंट ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन। बेसिकली हम यहाँ पर अपर स्पाइनल रीजन और लोअर पेल्विक रीजन को फोकस कर रहे हैं। सो विल स्टार्ट विद द अगेन सम स्थिति, एक बिल्कुल सीधी स्थिति में आपको खड़े हो जाना है। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को सामने लीजिए और फिर अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके हथेलियों को पलट दीजिएगा। सांस भरते हुए एक बार पूरा कंप्लीट स्ट्रेच दीजिए, अपने हाथों को ऊपर खींच लीजिए। ध्यान रहे कि कमर आपकी सीधी रहे, आपको ट्रंक यानी लोअर बैक वाला रीजन आगे नहीं लाना है, चेस्ट आगे नहीं लानी है। सामने एक रीजन पे फोकस कीजिए, एक पॉइंट पे फोकस कीजिए और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर उठा दीजिए। अब अगर आप यहाँ चेयर पे बैठे हैं तो एड़ियाँ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बैठे बैठे कमर को सीधा रखते हुए भी हाथों को और कमर को पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दे सकते हैं। 5 से 7 नेचुरल ब्रीदिंग के साथ इस पोस्चर या स्ट्रेच को होल्ड कीजिएगा और उसके बाद एड़ियों को नीचे ले आके दोनों हाथों को समान स्थिति में ले आइएगा। यहीं से हम दूसरे स्ट्रेच के लिए भी जा सकते हैं। एक बार फिर से आप उंगलियों को फंसाएंगे, हथेलियों को पलटेंगे और दोनों हाथों को ऊपर खींच लीजिएगा। और चेयर पे बैठे बैठे ही आपको बॉडी को और स्पाइनल कॉर्ड को राइट साइड बेंड करना है। एक कंप्लीट स्ट्रेच लीजिएगा ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ और फिर धीरे से इनहेल करते हुए सेंटर पोजीशन में आके दूसरी ओर कीजिएगा और फिर से वापस आइएगा। ये आप 3 बार या 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं और फिर आसन में पोजीशन को होल्ड करके वापस आ जाइएगा। एक लास्ट ट्विस्ट हम ले रहे हैं। ट्विस्टिंग जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपके नर्वस सिस्टम को बहुत लाइट फील कराती है और ये आप बैठे बैठे कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले भी बताया था। तो पैरों में आप थोड़ा सा गैप ले लीजिएगा, दोनों हाथ सामने ले लीजिएगा और फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए किसी भी एक और ट्विस्ट होने की कोशिश कीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको बेल्ट रीजन को नहीं छेड़ना है, यानी ट्विस्ट नहीं करना है, केवल अपर स्पाइनल रीजन से ट्विस्टिंग की कोशिश कीजिएगा। इनहेल सेंटर रीजन में आके एक्सेल, यही प्रैक्टिस दूसरी ओर से भी दोहराइएगा और धीरे से वापस आ जाइएगा और ये भी आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस आप बैठकर चेयर पे भी कर सकते हैं और काफ़ी हेल्दी प्रैक्टिसेस रहेगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। जी, बहुत सरल क्रियाएं हैं। सजीव जी का एक प्रश्न भी था बैक से रिलेटेड, तो आप भी इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी, आपने डिस्कशन में शुरुआत में ही एक बात कही थी कि योग उन लोगों के लिए, सन्यासियों के लिए जो गुफाओं में बैठकर जो है काफ़ी समय योग के लिए दिया करते थे। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में और जो युवा हैं उनको अक्सर जो है अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद आती हैं और शायद इसीलिए योग के कई रूप बन गए हैं, पावर योग, फेस योग और न जाने क्या क्या। योग को अपनाया जाए कैसे जिससे सरल भी हो और व्यक्ति को ये ना लगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा हैं जो शिफ्ट सिस्टम में काम करते हैं और नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो उनको लगता है कि अगर सुबह उठकर योग करना है तो लगभग असंभव ही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम सहारनपुर के स्टेशन पर खड़े होकर के ये ज़िद पकड़ लें कि राजधानी यहीं आएगी तो ही मैं ट्रैवल करूँगा, तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे, फिर आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो कोई पहले लोकल ट्रेन पकड़ के आप दिल्ली आ जाइए, फिर आपको राजधानी भी मिल जाएगी। इसी तरह से जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, हमने ये कहा कि कंदराओं में भी योगी योग साधना कर रहे थे, लेकिन आप जैसे योगी स्टूडियो में बैठ करके भी योग साधना कर लेते हैं। तो हम जैसी अवस्था में हैं वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि गंतव्य एक ही है और वही दुखत्रय निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च। और जहाँ तक यंगस्टर्स की बात करते हैं तो 2007 में हमें एज द यंगेस्ट योगाचार्य इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जब हम अपने जैसे किसी को देखते हैं तो हम आकर्षित महसूस करते हैं, हमें लगता है ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आज तो जहाँ पूरा विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भारत का युवा है, आपके तो डीएनए में योग है, आपने तो पूरे विश्व को योग दिया है। तो अगर आप ही योग को और सिर्फ कसरत के रूप में नहीं, आचरण के रूप में भी अपनाएं, तभी फिर योग आगे बढ़ पाएगा।
तो यंगस्टर्स को तो आज योग को अपनाने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा, भले ही जीवन को भोगना चाहते हो तो भी योगी बनना होगा, और अगर जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, योगी बनना चाहते हो तो योग अपनाना ही पड़ेगा। तो जिस स्थिति में है, बैठे बैठे शुरू करें, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें, बढ़ते बढ़ते साधना में गहरे उतरते चले जाएंगे, गंतव्य को निश्चित रूप से पालेंगे। जी, और जहाँ तक बात है एक आइकन होने की या रोल मॉडल की, तो प्रतिष्ठा जी आप सभी के सामने हैं जो नारी शक्ति का भी प्रतीक है, जिन्होंने योग को उस स्तर पर पहुंचाया है और निरंतर कार्य कर रही हैं, और युवाओं के लिए भी ट्रू रोल मॉडल कहा जा सकता है, जिन्होंने योग को अपनाकर न सिर्फ अपने जीवन में बदलाव किया है, बल्कि इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाकर कई युवाओं के, कई लोगों के, या ये कहें कि अनगिनत करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव कर रही हैं। मोनालिसा जी, अगर युवा या कोई भी व्यक्ति इसको एज अ करियर चुनना चाहता है, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और कहाँ अप्रोच किया जाए? अभी हमारे युवाओं के लिए जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट कोर्सेस, ये सारे इसका सुविधा, इवन पीएचडी करने के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो कि एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सर्टिफिकेट बहुत वैलिड है। तो ये सब अगर आप कोर्सेज कुछ करते हैं तो आपके लिए जो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जिस रेट से योगा अभी ग्रो कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो खाली इंडिया ही नहीं, अब्रॉड में भी लोगों का प्लेसमेंट बहुत पॉसिबल है। और खाली गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स में, इवन आप योग ऐप डेवलप करने में, इवन वेलनेस टूरिज्म सेक्टर में, सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। टूरिज्म सेक्टर हो सकता है, आप हेल्थ सेक्टर हो सकता है, आप रिसर्च सेक्टर हो सकता है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये सारे कोर्सेज करके हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल है। जी, तो कई तरह के विकल्प हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी एक संकल्प है कि आपको योग को अपनाना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है। आज हम बात कर रहे हैं योग के महत्व के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। योग के महत्व के विषय में हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ है आचार्य प्रतिष्ठा जी, मोनालिसा दास, डॉक्टर काशीनाथ समगंडी और नीतू जी, योग शिक्षिका। एक कॉलर हमारे साथ है, उनका सवाल जान लेते हैं और फिर विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। फिलहाल अरुण जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, स्वागत आपका, पटियाला से बात कर रहे हैं, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरी वाइफ को MDR TP है, तो वो कौन से योग करें, क्या डाइट लें, तो कुछ जानकारी दीजिए मैम। क्या समस्या है?
MDR-TP है मैम वाइफ को। MDR-TP है। प्रतिष्ठा जी, डाइट के बारे में जानना चाह रहे हैं और क्या कोई यौगिक क्रियाएं भी उपयोगी हो सकती हैं? देखिए, पहले तो उनको 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर रखें। हम हमेशा एक लाइटर नोट पे कहते हैं कि हम एसी में जी रहे हैं और एसी ने ऐसी की तैसी कर रखी है, तो थोड़ा सा कमरे से बाहर निकलें। लेकिन प्रातःकाल अगर प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं तो उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। जितनी भी चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिसेस हैं, लंग्स को अफेक्ट करने वाली प्रैक्टिसेस हैं, उनका अभ्यास करें। उन्हें हर प्रकार के तनाव से आप दूर रखें। सेमी लिक्विड डाइट दें और जो भोजन का नियम है, जो हम हमेशा भारत योग में कहते हैं कि वी शेप में भोजन लीजिए, यानी सुबह राजा की तरह खाइए, दोपहर को उससे कम, और रात्रि में बिल्कुल रंक की तरह, यानी बिल्कुल लाइट फूड लीजिए। और प्रयास करें कि 7 साढ़े 7 बजे तक उनका लास्ट मील हो जाए। ये छोटे छोटे से परिवर्तन ला करके आप निश्चित रूप से उन्हें इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। जी, और इस जानकारी के बाद अब समय है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल आचार्य प्रतिष्ठा आपसे कि योग क्या सिर्फ व्यायाम या योगिक क्रियाएं ही हैं? योग का मतलब ही है योग, यानी मिलन, तो उसमें खाली शरीर की बात ही नहीं है। वेलनेस एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। योग एक पूरी दिनचर्या है, जीवन शैली है। जीना कैसे है और शरीर त्यागना कैसे है, ये सब योग सिखाता है। मोनालिसा जी, योग जो है किसी बीमारी को ठीक करने में यानी इलाज में उपयोगी है या उसको नियंत्रित करने में? दोनों में उपयोग है। जी, डॉक्टर काशीनाथ, अगर योग शुरू करना है तो तब किया जाए जब रोग का आरंभ हो गया, यानी कोई समस्या हो गई है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोगेव प्रतिकुर्वन्ते रोगभ्यो समकामी, यानी रोग उत्पन्न होने से पहले ही करना है। बिकॉज ये खाली बीमारी के बारे में सोचना नहीं है, इवन वेलनेस के बारे में भी सोचना है। सो इफ यू वांट टू रिमेन वेल, if you want to maintain wellness, ultimately you need to start earlier. जी, और जैसा कहा जाता है कि योग में कि पहले कोई भी समस्या सूक्ष्म स्तर पर शुरू होती है और फिर शरीर में आती है, तो रोग उससे भी आपको बचाएगा। किसी भी रोग से बचाव में उपयोगी है योग। प्रतिष्ठा जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि योग वही कर सकता है जिसका वजन कम है या फ्लेक्सिबल और लचीला शरीर है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो हमारी आवश्यकता कहाँ है? हमने कहा जहाँ खड़े हैं यात्रा आरंभ कर दीजिए। रोग निवारण निश्चित रूप से होगा, परफेक्शन की तरफ निश्चित रूप से बढ़ेंगे। मोनालिसा जी, बहुत से लोग मानते हैं कि योग साइंटिफिक नहीं है। ये बिल्कुल साइंटिफिक है और बहुत रिसर्च के बाद ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं डिजीज वाइज बनाए गए हैं। डॉक्टर काशीनाथ, क्या योग की क्रियाएं करने के लिए किसी तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारे जो है लिंक्स अवेलेबल हैं, देख कर की जा सकती है। नहीं, षटक्रिया की बात जब करते हैं, जैसे कि नवली हो या बस्ती हो, त्राटक हो या दौती हो, हर एक षटक्रिया का जब अभ्यास करते हैं तो मार्गदर्शन का जरूरत है, क्योंकि उसका भी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताए गए हैं। जैसे मेधा श्लेष मदि को पूर्व षटकर्माणि समाचरित, जिस व्यक्ति में मेद धातु यानी जो ओबेस है, उस व्यक्ति के लिए षटकर्म का बताया गया है। जो व्यक्ति कफज व्याधियों से संत्रस्त है, यानी जैसे सर्दी जुकाम, ऐसे व्यक्तियों के लिए बोला। इसलिए षटक्रिया करने से पहले आप किसी योग विशेषज्ञ का संपर्क करके ही उसका मार्गदर्शन में करना है। प्रतिष्ठा जी, जितना डिफिकल्ट या जटिल आसन उतना ही ज्यादा उससे लाभ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी शरीर की क्षमता के अनुसार जो मेरे लिए सर्वोत्तम, उतना ज्यादा लाभ। मोनालिसा जी, योग ट्रेनर या प्रशिक्षक कोई भी बन सकता है या इसके लिए किसी सर्टिफाइड कोर्स की आवश्यकता होती है? इसके लिए सर्टिफाइड कोर्स की आवश्यकता है और इसी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं। जी, डॉक्टर काशीनाथ, योग को अगर ये योग की जो क्रियाएं हैं उनको जितने एक्सट्रीम टेम्परेचर में किया जाएगा, यानी बहुत अधिक गर्मी में करेंगे, तो उनसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये गलत है। सो बेहतर होगा ऐसे खुले जगह में कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर अधिक ना हो ना कम ना हो। आजकल क्या है, एसी में ही लोग योगाभ्यास करते हैं या बाहर जाते हैं जब एक्सट्रीम का क्लाइमेट होता है। ऐसा नहीं करना है। ऐसे हम एरिया चुनना है जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल रहे, नॉर्मल इन द सेंस 28 to 30 डिग्री इस सेंटीग्रेड के बीच में रहे, तो दैट इज हेल्पफुल टू देम। डॉक्टर काशीनाथ, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे उन तमाम व्यूअर्स को जो योग से लाभ लेना चाहते हैं बट उन्हें लगता है
कि शायद इसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी और हम तो व्यस्त हैं। एक सूत्र में भगवत गीता का कहना चाहूंगा, जो भगवत गीता बोलता है कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो बहुतो दुःखः। सो आप योग के साथ आपका आचार विचार और उसके साथ अन्न पान सब कुछ आप संतुलित रूप से आप देखें, तब आपको योग अच्छे प्रभाव से आपको शरीर में उसका प्रभाव दिखाएगा। जी नीतू जी, क्या कहना चाहेंगी, कितना आवश्यक है कि योग को नियमित रूप से किया जाए, न सिर्फ कभी कभी अगर समय मिलता है या मन करता है। कुछ लोग ऐसे भी योग किया करते हैं और फिर कहते हैं कि लाभ नहीं मिलता। देखिए, महर्षि पतंजलि कह गए हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यानी व्यवहार, यम और नियम से योग की शुरुआत हो जाती है, जहाँ सत्य अहिंसा की बात हम करते हैं। तो योग को करने के लिए किसी समय किसी स्थिति की ज़रूरत नहीं है। अब व्यवहार में परिवर्तन लाके व्यवहार के छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तनों से भी अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। तो योग को सीखिए, जानिए और फिर कीजिए। खुद को भी स्वस्थ बनाइए, विश्व को स्वस्थ बनाइए, समाज को स्वस्थ बनाइए। मोनालिसा जी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगी, कितना आवश्यक है हम सभी के लिए कि वो जो एक दिवस है उसका प्रभाव पूरे साल भर या कहें कि पूरे जीवन भर रहे? 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये पारित हुआ था और उस दिन से 21 जून जो है वो इंटरनेशनल योग दिवस के तौर पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब 36,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था। और आज और विथ टाइम ये बहुत आगे गया है और जो 2024 में लगभग 24 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया था जी। तो ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया है और ये एक इसको आगे लेते हुए इस साल हमारा जो 11th ईयर इंटरनेशनल योग डे है, तो उसमें मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और जो हमारा जो योग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इसमें जो हमारा एक 10 सिग्नेचर इवेंट्स इस साल हम कर रहे हैं। तो इसमें जो एक हमने एक ऐप डेवलप किया है और इसमें एक लोग रजिस्टर कर सकते हैं और जो जहाँ इसको कर रहे हैं, चाहे कितना भी साइज उनका वो है, उसमें वो पार्टिसिपेट करके वो उसमें भागीदारी करके अपना कंट्रीब्यूट करके इसका लाभ बेनिफिट ले सकते हैं। जी, आचार्य प्रतिष्ठा जी, क्या कहना चाहेंगी, जीवन को योगमय कैसे बनाया जाए और इसका लाभ कैसे उठाया जाए? एक बड़ा प्यारा सूत्र आता है किरण जी, हमारे दादाजी कहा करते थे, जिस चीज़ को लुप्त करना है उसके बारे में बात करना बंद कर दो और जिस चीज़ को जन जन तक पहुंचाना है हर वक्त उस विषय में बात कीजिए। तो हम तो एक ही सूत्र वाक्य जो विश्व प्रसिद्ध है आचार्य प्रतिष्ठा का कि योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने, जहाँ खड़े हैं यात्रा शुरू कीजिए। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संकल्प लें कि कुछ और हो ना हो, मैं 24 घंटे में से 24 मिनट कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर निकाल सकता हूँ। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आचार्य प्रतिष्ठा, मोनालिसा दास, डॉक्टर काशीनाथ समगंडी और नीतू जी, आप सभी का बहुत प्रभावशाली तरीके से और सरल तरीके से आपने बताया है कि योग को अपनाना कितना सरल है। और जब बात आती है अपने जीवन की, तो जीवन को उत्तम बनाने के लिए मूल मंत्र आपके सामने है योग, लेकिन संकल्प आपको करना है कि योग को अपनाना है। अगर आप भी रखना चाहते हैं अपनी सेहत और जीवन का सही ध्यान, तो अपनाइए योग का ज्ञान। टोटल हेल्थ के कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला यहाँ पर रोकेंगे और आपके रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं या सुझाव आप हम तक पहुँचा सकते हैं, हमें लिखकर बता सकते हैं कि कौन से विषयों पर आप कार्यक्रम देखना चाहते हैं। आज के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति अपने जीवन में योग का सिलसिला, योग का सफर जारी रखिए। हम यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।